आज के शो में। पीटीआई हुकूमत का ओजीडीसीएल और पीपीएल के शेयर्स फरोख्त करने का फैसला। क्या हुकूमती जल्दबाजी से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान का खदशा। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफान खान। आज इस प्रोग्राम में अहम तरीन सवाल उठाएंगे। एक मुतवक्का स्कैम क्या मौजूदा हुकूमत का बन सकता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ओजीडीसीएल जो कि मुनाफा बख्श इदारे हैं, इनकी शेयर्स की फरोख्त का फैसला। पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन, उसके बाद जो निजकारी कमेटी काबीना की, और फिर निजकारी जो उस वक्त वफाकी काबीना उसकी तरफ से इसका अप्रूवल होता है। इनके शेयर्स की फरोख्त जिसका फैसला हुआ है वो ऐसे वक्त में हुआ है जब पेट्रोलियम डिवीजन भी ये एतराज उठा रहा है कि जो करंट मार्केट कंडीशंस हैं, मार्केट कंडीशंस सूदमंद नहीं हैं इन शेयर्स की फरोख्त के लिए। यानी मार्केट कंडीशंस जो पाकिस्तान पेट्रोलियम की हैं वो 98-99 के अराउंड शेयर चल रहा है, 110 रुपये चल रहा है इस वक्त ओजीडीसीएल का। और नून लीग के दौर में अगर आपको लेके जाएं, नवंबर 2014 जब नून लीग 216 रुपए का ये शेयर था, उस वक्त भी इसको फरोख्त नहीं कर पाई थी। वो क्यों नहीं कर पाई थी, ये सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। आज जब इसको फरोख्त किया जा रहा है तो इस फैसले के पीछे क्या कोई मुतवक्का ये जो जल्दबाजी है, क्या ये जल्दबाजी का फैसला है। और फिर सब में अहम सवाल क्या इससे कौमी खजाने को कोई नुकसान हो सकता है। ये अहम तरीन सवालात, आखिरकार इस ट्रांजैक्शन के पीछे क्या इंटेंशंस हैं, तमाम तफसीलात जुबैर साहब इस ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं इन अहम तरीन सवालात और अहम तरीन इंकशाफात के साथ। ब्रेक के बाद देखेंगे बेनकाब में जुबैर साहब को हमारे साथ आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। ओजीडीसीएल और पाकिस्तान पेट्रोलियम के शेयर्स की फरोख्त का मामला, काबीना की तरफ से मंजूरी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड की तरफ से मंजूरी। हमारे साथ प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साबिक चेयरमैन और नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। जुबैर साहब, ये जो फैसला है हुकूमत का, क्या ये फैसला जल्दबाजी में हो रहा है, और अगर ऐसा है तो क्यों है। जुबैर साहब। बिल्कुल, जो सबसे बड़ा जो हमारा कंसर्न है कि इस वक्त जो माहौल है ओवरऑल, एक तो पोस्ट कोविड माहौल जो है वो इतना इनकरेजिंग माहौल नहीं है बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट के हवाले से। रेट्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि जी अगर आप अभी मार्केट में लेके जाएंगे और ये ग्लोबल ट्रांजैक्शन ओजीडीसीएल की खासतौर पर ग्लोबल ट्रांजैक्शन होगी तो इसमें क्या इंटरेस्ट आएगा, आप जो प्राइस अपनी बनाएंगे उस पर आपको क्या एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मेरी जो प्राइवेटली कुछ मेंबरान से बात हुई है प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के, वो भी उनका भी कंसर्न यही है। लेकिन हफीज शेख साहब या मेरा ख्याल है दूसरे जो सीनियर लोग हैं हुकूमत में, दे वांट टू पुश समथिंग। देखिए ना, मसला ये क्या हुआ है सफान, कि जब हम, और मैं थोड़ा सा वजाहत इसलिए करने की जरूरत है कि 2 साल पहले जब ये हुकूमत आई थी तो इनको सबसे ज्यादा जो नंबर 1 चैलेंज था वो था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से। करंट अकाउंट डेफिसिट का जिक्र करते थे, तो जाहिर सी बात है दे हैड टू फाइंड वेज टू बिल्ड अप देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना था। इन्होंने वो जो सबसे ज्यादा खराब तरीकेकार है, इंपोर्ट्स को कम करके दबा के, प्लांट एंड मशीनरी रोक के, इकोनॉमिक एक्टिविटी को खत्म करके वो करंट अकाउंट डेफिसिट। हमने जो एक प्रोजेक्ट छोड़े थे जो RLNG के थे, जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया था, उनको ऑन लिस्ट भी डाल दिया था, और जिससे $2-2.5 बिलियन तक आसानी से रेज भी हो सकते थे। वो कोई PIA जैसी ट्रांजैक्शन तो थी नहीं ना, स्टील मिल जैसी ट्रांजैक्शन थी कि जी इतना कॉम्प्लेक्स है, एम्प्लॉयज हैं, जमीन का क्या होगा एंड व्हाटएवर, उसका कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी नहीं थी। एक तो वो नहीं किया। फिर उसके बाद जो आप इस किस्म की ट्रांजैक्शंस कर सकते थे, जैसे आप कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस कर सकते थे, जो 4-5 महीने में जब एक माहौल अच्छा था, हुकूमत को एक बड़ा पॉजिटिव ओवरऑल सेंटिमेंट था हुकूमत के लिए, वो नहीं आप
ने किया। सो अब 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल के बाद देयर इज नथिंग टू शो। सो उस वजह से नाउ दे आर नाउ गोइंग इनटू दैट काइंड ऑफ हरी और सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि जी कुछ ना कुछ तो करके दिखाएं, कुछ ना कुछ तो करके दिखाएं। नहीं, वैसे आज जो मार्केट प्राइस है इस वक्त ओजीडीसीएल की पाकिस्तान पेट्रोलियम की, इस मार्केट प्राइस के ऊपर, क्योंकि मुझे याद है आप नवंबर 2014 में जब आप फरोख्त करने जा रहे थे ओजीडीसीएल, दैट वाज अराउंड 216 पर शेयर, जिस वक्त आप नहीं बेच सके थे, आपने रोक दी थी ये ट्रांजैक्शन। तो आपने क्यों नहीं बेचा था 216 रुपए के ऊपर, और आज ये 109 110 पे ये बेचने जा रहे हैं? ये आपकी रुकी क्यों थी ट्रांजैक्शन पहले ओजीडीसीएल वाली? एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो दो रीजंस हुए थे ओजीटीसीएल की ट्रांजैक्शन की रुकावट में। एक तो था कि इट वाज प्लान्ड फॉर सितंबर 2014 और आपको पता है धरना शुरू हो गया था और वहाँ इस्लामाबाद में तो फिजिकल मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं थी। और जो ओजीटीसीएल के फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे, बिकॉज इट वाज अ ग्लोबल ऑफरिंग, तो उसके जो लॉ फर्म थी वो ब्रिटिश बेस्ड थी एसेंशियली, एंड दे इनिशियली ऑब्वियसली को 15-20 दिन 25 दिन के लिए उन्होंने डिले कर दिया। और दूसरा उसके साथ साथ आपको पता है कि उस वक्त ऑयल क्राइसिस आया हुआ था एंड एवरीवन वाज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द ऑयल मार्केट। सो जब वो प्रोसेस शुरू हुआ है, प्रोसेस तो 4-5-6 महीने पहले शुरू होता है, बट जो एक्चुअल फाइनल जो राउंड होता है, जब रोड शोज वगैरह शुरू होते हैं, दैट वाज स्टार्टेड एंड ऑफ सितंबर 30th इनफैक्ट, और उस दिन प्राइस थी 275 रुपए ओजीडीसीएल की। और जैसे हम रोड शो स्टार्ट किए तो वो प्राइस गिरनी शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ द ओवरऑल वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस। अच्छा, हमारा जो था कि जी हम कुछ 240 वगैरह में हम कर लेंगे, और वो डेट्स बिल्कुल उसकी जो ट्रांजैक्शन की डेट्स थी वो भी सेट थी, सब कुछ था। हम इन द मिडल ऑफ द रोड शोज थे, पीटीआई ने जाके पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। और स्टे का जब हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, एक तो उसमें टाइम लगता है, बट when you are talking to big funds like कोई भी फंड होगा जो पोटेंशियल बायर था, आपको ये शेयर भी करना था कि जी there is a legal hitch also at this point in time, there is a stay, so आप you could not hide that fact from them। सुप्रीम कोर्ट के पास, बट हम उसको अपनी तरफ से डाउन प्ले करते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ठीक कर देगा, वी आर नाउ डूइंग मार्केटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप सेल नहीं करेंगे। अब ये एक अजीब सा फैसला था कि भाई सेल नहीं करेंगे तो मार्केटिंग करके। अब इतने में वो अक्टूबर के 3rd वीक आ गया और पोटेंशियल बायर्स जो है वो अब ये क्वेश्चन करते थे कि जी लेटेस्ट रिजल्ट्स लेके आए। लेटेस्ट रिजल्ट सितंबर के थे, विच मेंट कि पहले तो वो कोई ऑडिट होगा मिनिमम लेवल का, फिर वो एजीएम होगी ओजीडीसीएल की, वो अप्रूव करेंगे, फिर हम वो नंबर्स शेयर कर सकते थे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ। सो ऑल दैट टुक सो लॉन्ग, जिसकी वजह से शेयर प्राइस फाइनली 216 पर आ गई। मैरिल लिंच, बैंक ऑफ अमेरिका और मेरा ख्याल सिटी थे इसमें जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे, और उन्होंने उस वक्त ये सजेस्ट किया था। अच्छा, आईएमएफ का क्वार्टरली रिव्यू भी साथ चल रहा था। अच्छा, और आपको पता है पीटीआई की जो पॉलिटिक्स थी वो ऐसी थी कि ये सब कुछ आईएमएफ के दबाव में कर रही, तो देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्वड इन इट। फिर इन्होंने ओजीडीसीएल के जो वर्कर्स थे उनसे स्ट्राइक भी करवा दी। So it was a hodgepodge। 216 has to be seen in the context कि वो 275 से 216 आ गया था। लेकिन इन्होंने it is the entire responsibility of the present party in power जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, नॉट जस्ट ट्रांजैक्शन हुई। वैसे एक बात बता दें, ये जो 216 पर फरोख्त थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाज अगेंस्ट द सेल ऑफ शेयर एट 216, या फिर वो प्राइवेटाइजेशन के ही खिलाफ थी जिसकी वजह से वो कोर्ट गई थी? ये मामला प्राइस का था या इट वाज अबाउट प्राइवेटाइजेशन इन प्रिंसिपल? इट वाज प्राइवेटाइजेशन इन प्रिंसिपल, बिकॉज प्राइस तो वो 216 की बहुत आगे जाके डिटरमिन होती है। ये गए थे, I can be very very specific and sure about it कि ये गए थे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टे लेने के लिए। अच्छा। उस वक्त प्राइस डिटरमिन होती है सफान, जब आप सारी रोड शोज वगैरह कर लेते हैं और फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि व्हाट शुड बी द बेस प्राइस, व्हाट शुड बी द पोटेंशियल सेलिंग प्राइस, दैट इज देन अप्रूव्ड बाय द प्राइवेटाइजेशन कमीशन एंड सब्सिक्वेंटली बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन। तो वो तो अक्टूबर में जब वो गए थे फर्स्ट वीक में, उस वक्त तक तो प्राइस का कोई झगड़ा था ही नहीं। ये एसेंशियली इन्होंने स्ट्राइक भी इस वजह से करवाई थी कि ये कह रहे थे कि ये हम ओजीडीसीएल को बेच सकते हैं। उनकी लेबर यूनियन के साथ मैंने खुद नेगोशिएशंस किए, मैंने कहा ये एक पोर्शन है
शेयर्स का जो हम बेच रहे हैं, इससे ना मैनेजमेंट चेंज होगी, ना एम्प्लॉइज में कोई डिफरेंस होगा, और ये बिल्कुल वैसी ही ट्रांजैक्शन है जैसी मुशर्रफ साहब ने की थी 2005 या 2006 में, जब शौकत अजीज जब इंटरेस्टिंगली जब गए थे ये रोड शोज करने के लिए, तो उस टीम का हिस्सा असद उमर भी थे। तो हमने कहा कि भाई अभी क्या डिफरेंस हम कर रहे हैं, और यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं इनसे कि आप स्टेज जब लेने गए थे तो आप तो हमें 1 इंच मूव नहीं करने देते थे। दे वांटेड टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट एंड उसको एम्बैरेस करने, इन्होंने खत लिखे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, फिर सिटी को इन्होंने वार्न किया, इन्होंने मैरिल लिंच को इन्होंने वार्न किया कि जी वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीथिंग लाइक दैट। अब आप खुद सोचें कि मॉर्गन स्टैनले और बड़े बड़े फंड्स के पास अगर ऐसे लेटर्स जाएंगे तो वो क्या रिएक्शन ही वाज राइटिंग दिस लेटर्स, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई खत लिख रहा था मैरिल लिंच को, सिटी को? कौन लिख रहा था ये खत? किसके, डू यू नो दिस की कौन? ये जाहिर है सॉरी वो इमरान खान तो नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे स्पेसिफिक नाम तो नहीं पता, बट आपको पता है फाइनेंस के मामला उस वक्त असद उमर ही देखते थे जी। अच्छा, अब जो है बट मैं बता रहा हूँ इन द मिडल ऑफ द रोड शो, इन द मिडल इट इज, आप खुद बताएं कि आज अगर ये जाएं रोड शोज करने पड़ेंगे इनको, अगर यहाँ से हम कोई स्टे लेके करते हैं, इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुकूमत के लिए नहीं हो सकती कि आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सामने बैठे हुए हैं, सारा एजेंडा आपका सेट है, और इसके जो रोड शोज होते हैं ना सफान, ऐसे नहीं होता कि आपने कोई 500 लोगों की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करनी है। इसके हर फाइनेंशियल जो हब है, चाहे जिस तरह लंदन है, फिर न्यूयॉर्क है, बॉस्टन है, दुबई है, सिंगापुर, हांगकांग, वो उसमें हर रोज कोई 8-9 बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं इंडिविजुअल पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ, जिसमें आप, एंड देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर शेयर, यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिकॉज दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप बिल्ड अप करते हैं कंट्री का इकोनॉमिक प्रोफाइल, उसकी क्रेडिबिलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट ओजीडीसीएल, तो काफी देर में आता है, जिस तरह एचबीएल किया था या यूबीएल किया था या दूसरे, वो तो बाद में आते हैं। पहले आप ओवरऑल इकोनॉमिक डायरेक्शन, पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, वो तमाम चीजें बिल्टअप करते हैं ताकि आप इसकी वजह से बाकी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की तरफ भी उनको माइल करें। नाज़रीन, इस नुक्ते पर, इस पॉइंट के ऊपर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद कुछ अहम सवालात मजीद ओजीडीसीएल और पीपीएल की मुतवक्का इस ट्रांजैक्शन और मार्केट ऑफलोड, शेयर्स ऑफलोड के बारे में। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपके सामने अहम तरीन सवालात रिजकारी कमीशन, वफाकी काबीना की कमेटी बराए रिजकारी और वफाकी काबीना की हतमी मंजूरी के बाद ओजीडीसीएल और पाकिस्तान पेट्रोलियम के शेयर्स की फरोख्त का फैसला, इस फैसले से क्या एक सेक्टर को नुकसान खदशा है? क्या ये अपने आप में एक नैब केस बन सकता है? और नून लीग की एक मतमली क्या है? इसको लेकर प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साबिक चेयरमैन मोहम्मद जुबैर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप कह रहे थे अभी कि आपकी बात हुई प्राइवेटली भी जो मेंबर्स हैं उनके साथ, ये मेंबर्स जब 216 के ऊपर दे वर नॉट विलिंग टू गो फॉर दिस प्राइवेटाइजेशन, आज 109 पर जा रहे हैं, तो क्या प्राइवेटली बात हुई है? इज देयर एनी मेलिफाइड? आप समझते हैं कि क्या कोई ऐसी बैड इंटेंशन है इसके पीछे कि इतनी जल्दबाजी के अंदर इस प्राइस के ऊपर, जब पेट्रोलियम डिवीजन इज ऑल्सो रिकमेंडिंग कि अभी ना बेचा जाए, ये फरोख्त करने का फैसला हो चुका है? जुबैर साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं सफान उस लेवल पर नहीं जाऊंगा मेलिफाइड। वो रोजवेल्ट होटल के लिए बिल्कुल मैं कह सकता था, बिकॉज उसमें जुल्फी बुखारी इन्वॉल्व थे एंड दैट वाज अगेंस्ट द रूल्स इटसेल्फ, और वहां तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते थे। ओजीटीसीएल में मैं वो नहीं कहूंगा, बट मैं सिर्फ ये कहूंगा इट्स पुअर डिसीजन, और उससे ज्यादा पुअर डिसीजन टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। लेकिन क्वेश्चन तो हम जरूर ये करेंगे जो हम ये कह रहे थे कि अगर 216 रुपए का उस वक्त बिकता आज से 6 साल पहले, और उसको अगर आपने उससे फायदा उठाया होता उस अमाउंट का, क्योंकि मेरे पास जब एचपीएल के हवाले से लेटर आता है नैब का, और वो भी इंस्टिगेट ये करवाते हैं कि जी हमने
शायद 168 का बेचा था और फिर वो ऊपर जाके 240 का हो गया था उसके बाद, और अब वो गिर के जब से इनकी हुकूमत आई है तो बहुत गिरा है। तो वो कहते हैं कि जी इतना गिर गया तो इसका मतलब है इतना नुकसान हो गया है। या जब 240 का हो गया था तो अगर हम इंतजार करते तो 240 का, हालांकि वो तो जाहिर है 240 का तो हुआ ही इसलिए था कि हमने वो डेप्थ क्रिएट की थी, और ये तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव में होता है कि जब आप बेचेंगे तो आपके मार्केट में इतने शेयर्स और आएंगे और compete करेंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस ऊपर जाती है। सो अगर हमारे पर ये ब्लेम किया जा सकता है कि जी नैब का केस इनिशिएट करने के लिए, तो हम तो ये बड़ा सीधा सीधा सवाल पूछेंगे कि 216 का आप मना कर रहे थे और 109 का बेचने के लिए तैयार हो गए, तो एटलीस्ट हमें ये तो बताएं कि वजह क्या है। और ये वही सवाल है सफान जिस तरह स्टील मिल के हवाले से है कि जब हम लॉन्ग टर्म लीज करने जा रहे थे, हमारे पास पोटेंशियल इन्वेस्टर भी आ गए थे, हम कैबिनेट कमेटी में जब चले भी गए, फिर नेशनल असेंबली कमेटी में गए, तो वो सारे मीडिया के सामने, उस वक्त ये थी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज की कैबिनेट कमेटी जिसको असद उमर चेयर करते हैं, उन्होंने कहा कि जी हम होने ही नहीं देंगे नो मैटर व्हाट। और हमने ये कहा था कि सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टील मिल के हवाले से। पाकिस्तान की हुकूमत का जो ब्लीडिंग है वो खत्म हो जाएगी इमीडिएटली, एम्प्लॉयज को 3 साल के लिए हम सेव कर सकेंगे, और तीसरा ये है कि मिल चलनी शुरू हो जाएगी। अब वही चीज आप करने जा रहे हैं, अल्लाह करे आप कर सकें, बट मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने इस हद तक गए थे कि जब हमने ये सवाल पूछा, मीडिया वहां मौजूद था कि अच्छा ये 3 जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं आप बता दें कि क्या आप करेंगे, आप प्रपोजल, तो वो जो ये ऑफ्ट रिपीटेड एक चीज का तो हम इसको चला के दिखाएंगे, हम सिर्फ मैनेजमेंट चेंज कर देंगे, हम पता नहीं बोर्ड चेंज कर देंगे, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है ना बेसिक उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, कि जी वो एमडी अच्छा लगा देंगे तो फिर सारा स्टील मिल धड़ाधड़ चलना शुरू हो जाएगा, विदाउट लुकिंग इनटू द फैक्ट कि उसके इश्यूज हैं क्या, व्हाट आर दी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, कैश। अनफॉर्चुनेटली स्टील मिल का केस है, पावर सेक्टर, वो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, ओजीडीसीएल पीपीएल तो मुनाफा बख्श इदारे हैं, हमें मुनाफा कमा के दे रहे हैं, इसको बेचना वो भी इन प्राइसेस के ऊपर और ऐसी मार्केट कंडीशंस के ऊपर जो आप खुद बता रहे हैं ग्लोबल फंड्स भी नहीं आएंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन में अभी होते तो क्या आप ओजीडीसीएल पीपीएल आपकी लिस्ट में इस वक्त होता? आप सब सोचते कि इस वक्त जाए या पावर सेक्टर की तरफ जाते? जी सफान, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस तरह पीपीएल का हमने किया था ट्रांजैक्शन, मुझे अगर सही अंदाजा है तो वो इतना इंटरेस्ट जनरेट हुआ था कि दैट वेंट ऑन अ प्रीमियम, हमने उसका कोई 200 रुपए प्राइस रखी थी बेस प्राइस, एंड वी वर एबल टू सेल इट एट 219 के फैक्ट है। जून लास्ट वीक 2014 में हमने ये ट्रांजैक्शन पीपीएल की थी, इट वाज अ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, बट आप सोचें कि वो जो बेस प्राइस सेट की थी और जो उस वक्त प्राइस मार्केट में थी उससे भी 25-30 रुपए ऊपर जाके बेची थी, बिकॉज आप क्रिएट करते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं, इट इज अबाउट सेलिंग लाइक एनी प्रोडक्ट और सर्विस, तो उसकी आप मार्केटिंग करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और फिर आप जायजा लेते हैं कि क्या ये बेस्ट टाइमिंग है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त भी खान साहब ने वो धरने की अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी जब हम पीपीएल कर रहे थे लास्ट वीक ऑफ 2014, तो हमारे लिए जिस तरह लाहौर में हम एक रोड शो करने जा रहे थे तो माल रोड बंद था, कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को बुलाना बड़ा मुश्किल हो गया था, बट बावजूद इसके वी क्रिएटेड दैट। उससे 2 हफ्ते पहले हमने यूबीएल की ग्लोबल ट्रांजैक्शन की थी, दैट वाज अ सुपर हिट, एंड कंसीडरिंग आल्सो कि वो 6-7 साल के बाद पहली ट्रांजैक्शन थी, तो हमें वो मोमेंटम क्रिएट करना था, हमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड लेना था, ओवरऑल पाकिस्तान के डायनेमिक्स के हवाले से लेना था। आज जो सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन है और आज आप बेचने जा रहे हैं, सो वी विल अपोज टूथ एंड नेल, इसके लिए चाहे वो पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने ऑलरेडी डाला है, अगर हमें सेटिस्फैक्शन ना मिली वहां से। जी जुबैर साहब, अगर आपकी स्ट्रेटजी इस पे आने से पहले जुबैर साहब कैन यू आप बता सकते हैं इज देयर एन एस्टिमेट, क्योंकि मैंने एक जगह देखा पढ़ा कि इट इज अराउंड 50 बिलियन लॉस टू एक्सचेकर, जो कहा गया जी कि नैब शुड आल्सो टेक अप,
आपको लगता है क्योंकि आप रहे हैं इसको, यू नो ऑल अबाउट इट, कि कितना लॉस है एक्सचेकर को अगर ये डील एग्जीक्यूट होती है? क्योंकि जो लिक्विड एसेट्स की बेस से प्राइस अब कैलकुलेट कर रहे हैं एनालिस्ट भी, ओजीडीसीएल की वो 110 111 रुपए है, अब प्राइस तो बाद में कैलकुलेट होती है। एस्टिमेटेड लॉस एक्सचेकर को कितना होगा अगर ये इस प्राइस के ऊपर इस मार्केट कंडीशन से बेच देते हैं पीपीएल ओजीडीसीएल के शेयर्स? मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट मैंने यही सुना है जो आप बता रहे हैं, और उसका जवाब मेरा ख्याल है देना पड़ेगा। we will be ready with some of the numbers in the next few days. आप दोबारा मेरे से पूछ लीजिएगा, but obviously several billion rupees है। और क्या हम OGDCL की ट्रांजैक्शन की सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ एक अपने बैज ऑफ ऑनर करने के लिए कर रहे हैं कि जी देखें हमने ट्रांजैक्शन कर दी, अब क्योंकि 2.25 साल तकरीबन हो जाएंगे और कोई आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया, बना बनाया। और मैं ये भी बता दूं सफान, 90% जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, 90% क्या, मेरा नहीं ख्याल है एक भी नया बंदा अपॉइंट हुए, एक आध बंदे ने छोड़ा था, जफर खान साहब ने शायद छोड़ दिया था बोर्ड, जो पुराना बोर्ड था जो मेरा लगाया था। इट्स ऑलमोस्ट द सेम बोर्ड एक्सेप्ट फॉर द मिनिस्टर कंसर्न। मिनिस्टर अच्छे आदमी हैं, सुंदो साहब जो हैं, इज अ गुड डिसेंट पर्सन, but he's totally dominated by people like जो मिनिस्टर कंसर्न है, हफीज शेख हैं, फिर जुल्फी बुखारी का एक बहुत अहम रोल है, और फिर काबीना ऐसे चीजें करती है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो काबीना का ताल्लुक ही नहीं होता, जो एंटायर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप मेरे वक्त में पूछेंगे तो कभी भी मैं तो कभी चेयरमैन के तौर पर कभी बिहेव ही नहीं करता था, बिकॉज आई वाज जस्ट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। और हमने इतना स्ट्रॉन्ग बोर्ड बनाया था, इतने स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स थे जो चैलेंज करने का, जिनमें कोई कंसर्न नहीं था कि वो चैलेंज करेंगे तो उनके ऊपर कोई उनको बोर्ड से निकाल दिया जाएगा। आज मसला ये हो गया कि ये जो तनकीद होती है कि प्राइवेटाइजेशन का इस वक्त होता है, हर गवर्नमेंट को कोशिश के करें, लेकिन जो रिकवरीज हैं और जो कमेटी बनी थी रिकवरी की, उसमें इंक्लूडिंग योर गवर्नमेंट, एतिसलात की रिकवरी, आपका जवाब मुझे इस पर चाहिए कि रिकवरीज 148 बिलियन रुपीस और जो रिकवरीज हैं वो क्यों नहीं इस वक्त होती हैं? व्हाई नॉट गवर्नमेंट पुशेस ऑन दैट कि वो इन्फोर्स करे कि वो रिकवरीज करे, और ये मौजूदा हुकूमत भी नहीं कर रही, वैसा वजह क्या है इसकी? अच्छा, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जमाने में जो 3 साल जब मैं था तो हमने तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस की थी, और उसमें से 100% पैसा आया था। जो सबसे बड़ा पुराना केस आपने खुद एतिसलात का कहा, पीटीसीएल की जो प्राइवेटाइजेशन थी सफान, उसमें देखे हमने बहुत एफर्ट किया। उसमें जो सबसे बड़ी बात समझने की थी कि वो 2004 या 2005 में प्राइवेटाइजेशन हुई थी और 2.6 बिलियन डॉलर की प्राइस, जिसमें से एतिसलात के साथ, और ये चीज जो गलत हुई थी वो गलत ये हुई थी कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो पेमेंट प्लान या जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो उसका हिस्सा होता है। इन्होंने जब ट्रांजैक्शन हो गई, मतलब जब प्राइस जब तय हो गई और बिडिंग वीटिंग हो गई, तो एतिसलात फाउंड आउट कि जी वो बहुत उन्होंने ज्यादा अमाउंट की बिड की थी, एंड दे वांटेड टू गेट आउट ऑफ इट। प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज ने फोर्स करके कि चलें जी ठीक है, हम आपके टर्म्स ऑफ पेमेंट चेंज कर देते हैं। टर्म्स ऑफ पेमेंट इज मतलब इलीगल काम था, बट एनीवेज उन्होंने जो भी फाइनलाइज किया कि 1.2 बिलियन डॉलर्स आप दे देना, उसके लिए कंडीशन रखी कि 3,500 के करीब प्रॉपर्टीज थी जो पीटीसीएल के नाम पर नहीं थी, और ये एग्रीमेंट पे तय हुआ था कि 2006 या 2007 जनवरी तक हुकूमत पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन कमीशन वो तमाम प्रॉपर्टीज को पीटीसीएल के नाम पर कर देगा। इट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, बिकॉज जाहिर है एसेट्स आप किसी को बेच रहे हैं तो वो उसके नाम पर तो करके देंगे, और वो उसकी एवरी क्वार्टरली पेमेंट होनी थी, और लीडिंग अप टू द कंप्लीशन ऑफ 1.2 बिलियन डॉलर्स। एतिसलात, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब गालियां लोग एतिसलात को देते हैं, एतिसलात ने उस 1.2 में से 400 मिलियन डॉलर्स पे कर दिए थे एज पर एग्रीमेंट, लेकिन जब वो डेडलाइन आ गई और पेमेंट नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुई प्रॉपर्टीज, नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड, तो उन्होंने पेमेंट रोक दी, एंड आई थिंक राइटली सो, बिकॉज टर्म्स ऑफ पेमेंट ऐसे थे। जब मैंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चार्ज लिया था तो हमने उसको उठाया, हम एतिसलात के पास वापस गए। एतिसलात ने कहा कि जी वो तो आप नहीं हो सकता, बिकॉज आपने तो उस टर्म्स को, अब आप 6-7 साल के बाद आके कह रहे हैं कि जी वो 800 मिलियन डॉलर। बट हमने उनके साथ ये एग्री कर लिया कि एक हमें आप चांस दे दें,
तो 3,500 में से 3,400 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हमने अपने जमाने में ट्रांसफर करवा दी। वी ऑल्सो रीच्ड एन एग्रीमेंट विद एतिसलात कि जी आप अब इसकी पार्ट पेमेंट करना शुरू कर देंगे। एतिसलात एग्रीड, ये डॉक्यूमेंटेशन, एतिसलात के चेयरमैन भी आए थे, तमाम लोग मौजूद थे। वो जब मैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन का लास्ट मंथ था, उस वक्त की बात है, जनवरी 2017 की बात है, कि देयर वाज अ डॉक्यूमेंटेशन विद रिगार्ड टू दैट। द अदर पॉइंट दैट वी रेज्ड विद एतिसलात वाज, जो आज भी वैलिड है, कि एतिसलात के तो सिर्फ 26% शेयर हैं, तो आपने $800 मिलियन पूरे के पूरे क्यों रख लिए हैं? लेकिन उस नेगोशिएशंस को सफान आगे लेके जाना था। मुझे नहीं पता कि उसके बाद से क्या हुआ, बट ये आप प्रेजेंट प्राइवेटाइजेशन बोर्ड को या हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये $800 मिलियन क्यों नहीं लेके आए, बिकॉज इतना जितना पुराना हो जाता है रिसीवल, उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो फिर पॉइंट आउट करते हैं कि जी आप किया था। ले आज यहाँ जो वैसा द नेशन वांट्स टू नो, क्योंकि आपने उस दिन एक प्रोग्राम में भी कहा है कि यू आर गोइंग टू द कोर्ट, तो क्या आप ये बदला लेने जा रहे हैं या इन प्रिंसिपल, और किन ग्राउंड्स के ऊपर यू आर गोइंग टू द कोर्ट? आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे पहले तो, और किस तरह से चैलेंज करेंगे आप इसको जुबैर साहब? ओजीडीसी सफान, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी। पहली बात तो ये, तो बहुत से लोग कहते हैं आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हम उस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे जिस तरह से पीटीआई खेल रहा था। सो एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो हमें बिल्कुल पॉलिटिक्स हम करेंगे, और हम ये सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि हमारा नुकसान नहीं सिर्फ करवाया था, पाकिस्तान का नुकसान करवाया। सो बात ये नहीं है कि जी पीएमएलएन ने कितना सफर किया था, पाकिस्तान ने कितना सफर किया था। अगर वो निचकारी बहुत से, जो पीआईए था, जिस तरह पीआईए का तमाम चीजें फाइनलाइज हो गई, फेस्को की तमाम चीजें फाइनलाइज हो गई, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आ गए, ये स्टील मिल का मैंने आपको बताया था, और ये 3 हमारे वो केसेस थे कि हमने कहा था कि ये अगर पीआईए हम कर लेते हैं, स्टील मिल कर लेते हैं, और वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कर लेते हैं, बाकी चीजें तो बहुत आसान हो जाएंगी। दैट इज व्हाई वी वर फोकसिंग। इन्होंने कहा कि कम व्हाट में हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि पीआईए के लिए हमने ऑर्डिनेंस तक इशू करवा दिया था। तो हम एक चीज तो बिल्कुल, मैं आज भी सपोर्टिव हूं, हम आज भी कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, जब जाहिर सी बात है हमारी पार्टी खुद सपोर्टिव थी। इनके उसमें इनफैक्ट मैनिफेस्टो में प्राइवेटाइजेशन नहीं लिखा हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग लिखा हुआ है, सरमाया पाकिस्तान बनाने का लिखा हुआ है। व्हाटएवर हैपेंड टू दैट, वो तो जैसे पीटीआई ने तमाम बातें या कमिटमेंट्स की थी जिसकी ना उनको समझ बूझ थी कि जी हम पता नहीं मलाइशियन मॉडल पर करेंगे, क्या करेंगे, ना स्टडी किया था कि मलाइशियन मॉडल यहाँ वर्केबल भी है या नहीं किया। सो हम जब कोर्ट जाने की बात करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि पहली बात तो ये कि अच्छा जुबैर साहब, हम मतलब नून लीग के प्लेटफॉर्म से यू आर गोइंग टू द कोर्ट, आप बाकायदा नून लीग जा रही है कोर्ट? जी एब्सोल्युटली, नून लीग के, आई रिप्रेजेंट नून लीग, मैं कोई इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बात कर रहा, बट इट हैज नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। ऑल आई एम सेइंग इज हम तमाम ऑप्शंस ओपन अपने पास रखें। अगर पार्लियामेंट में हमें सेटिस्फाई कर देती है पीटीआई, कोई लॉजिक दे देती है कि आजकल जाना क्यों जरूरी है, क्यों नहीं इंतजार कर सकते 6 महीने, और इस चीज का भी जवाब देना जरूरी है। सफान देखे ना, एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ कमिटमेंट्स करके आई थी इकोनॉमिक प्लान के हवाले से, इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन। उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कमिटमेंट्स की थी। अगर वो उन कमिटमेंट से हटते हैं तो हमारा ये राइट तो बनता है, मीडिया का भी राइट बनता है कि वो ये तो समझा दें कि आप ये पोजीशन चेंज क्यों कर रहे हैं आज, जो आप पहले डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। क्योंकि आगे इसने 3 साल अगर चलाने हैं, तो आज जो ये कमिटमेंट्स कर रहे हैं, मैं आपकी बात पर कैसे एग्री कर लूं पीटीआई की बात पर, अगर वो पिछली बातों से इतने फंडामेंटल चीजों से मुनरिफ हो रहे हैं। तो ये तो हमारा राइट है, और ये पार्लियामेंट पे हमने उठाई हुई क्वेश्चंस, पार्लियामेंट एंड देन कोर्ट, और उसके बाद जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी। जुबैर साहब, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया, और अपना प्रोग्राम में डिटेल में आपने बताया वो क्या एतराज़ात हैं इस मामले को लेकर। अहम तरीन मामला डिस्कस हुआ, ओजीडीसीएल पीपीएल के शेयर्स की फरोख्त और नून लीग का मौक़िफ़ इस पर क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है, और एतराज़ात क्या हैं, ये इस अमल से कितना नुकसान एक्सचेकर को हो सकता है, सारे अहम तरीन सवाल। प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक, बेनकाब में साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज अहम तरीन सवाल इस प्रोग्राम में उठाया हमने। सवाल उठाया कि निचकारी कमीशन जो काबीना की कमेटी बराए निचकारी है, वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अहम तरीन फैसला OGTCL और पाकिस्तान पेट्रोलियम के शेयर्स की फरोख्त का हुआ है। वो शेयर जिनकी आज मार्केट प्राइस OGTCL 109, पाकिस्तान पेट्रोलियम 99 रुपए के करीब, 100 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। कितना रुपए का नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान एक सेक्टर को हो सकता है क्या, और ये क्या फैसला जल्दबाजी में हो रहा है? आपने सुना प्राइवेटाइजेशन साबिक जो कमीशन के साबिक चेयरमैन है मोहम्मद जुबैर साहब को पाकिस्तान मुस्लिम नून की नुमाइंदगी करते हुए एक अहम बात जो आज प्रोग्राम में हुई कि कोर्ट भी जाया जा सकता है इस मामले को लेकर, लेकिन पहले पार्लिमानी कमेटी जो मुत्तालिका कमेटी है वहां पर इस मामले को उठाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस सेल और शेयर्स को रोका जा सके। PMLN की तरफ से ये कहा गया है, मौक़िफ़ क्या किया जाए। प्रोग्राम में आज इतना ही। आपका फीडबैक जो हमें मिला हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।